हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शाकंभरी के चाहमान वंश या चौहान वंश। शाकंभरी के चाहमान या चौहान वंश। देखिए, बात अगर शाकंभरी के चौहान वंश की जाए तो इस वंश की जो उत्पत्ति होती है वो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से होती है। वशिष्ठ ऋषि ने जब चारों ओर मत्स्य न्याय व्याप्त हो जाता है, ऐसी कंडीशन में ये कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से 4 योद्धा निकल कर आए, जिसमें से प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चाहमान या चौहान वंश। तो चौहान वंश की भी उत्पत्ति किससे हुई? आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से होती है, वशिष्ठ द्वारा यज्ञ से। तो अगर ये पूछा जाए कि इस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अग्निकुंड से भी कह सकते हैं, क्योंकि यज्ञ हवन आज कहाँ किया जाता है? अग्निकुंड में किया जाता है। अग्निकुंड, तो अग्निकुंड में किए गए यज्ञ से ही इस वंश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप बता सकते हैं कि वशिष्ठ मुनि द्वारा किए गए यज्ञ से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। एक दृष्टांत ये भी मिलता है कि वशिष्ठ जी ने ये जो यज्ञ किया था, इसके पीछे एक कारण होता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि विश्वामित्र जो होता है वो वशिष्ठ मुनि की गाय को चुरा लेता है। जब उसने उनकी गाय को, जिसका नाम था कामधेनु, से चुरा लेता है, तो वशिष्ठ मुनि ने जो है आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और ये योद्धा निकल कर उससे आते हैं। तो ये जानते रहिएगा, उत्पत्ति के बारे में बताएगा। तो इस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई। जहाँ तक इसके संस्थापक शासक की बात है कि चौहान वंश की स्थापना किसने करी, अगर ऐसा कहा जाता है तो ये जानते रहिएगा, चौहान वंश का जो संस्थापक शासक होता है उसका नाम होता है वासुदेव। चौहान वंशी संस्थापक शासक जिसका नाम होता है वासुदेव, इसने चौहान वंश की स्थापना करी। तो ये संस्थापक शासक होगा। और उसके बाद इनके इतिहास जानने के अब हम जरा सा साधन देखते हैं। वो कौन कौन से ऐसे माध्यम है या ऐसे कौन से वो साधन हैं जिनके माध्यम से किसी भी शासक के बारे में जाना जाता है, या किसी भी राजवंश के बारे में जानने का वो ऐसा कौन सा माध्यम है जिस माध्यम से इनके बारे में जाना जाएगा। तो आइए वो उस माध्यम की बात करते हैं। तो जहाँ तक उस माध्यम की बात की जाए तो पहला है जयपुर लेख। जयपुर लेख से चौहान वंशी शासकों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इनकी सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जानते रहिएगा। जयपुर बिजौलिया लेख, सोमेश्वर का है बिजौलिया लेख, और इस लेख से जो है चौहान वंश के शासकों की सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, और ये इनके इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में है। अगला है दिल्ली की शिवालिक स्तंभ लेख। दिल्ली का शिवालिक स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। ठीक है, तो दिल्ली का शिवालिक स्तंभ लेख, इस लेख से भी चौहान वंश के बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें ये देखिए, किसी भी शासक के बारे में जानने का जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्रोत होता है वो उनके द्वारा प्रदत्त अभिलेख होते हैं। क्योंकि अभिलेखों को इसलिए सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है कि उस शासक के समय के होते हैं और शासक ने खुद उसको खुदवाया है, उस पर लेख अंकित करवाया है, इसलिए जो है इसको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। तो ये जानते रहिएगा। अगला है, आइए अब ये तो हो गए इनके अभिलेखिक साक्ष्य जिनसे जो है इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य भी किसे माना जाता है? अभिलेखिक साक्ष्य को ही सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य माना जाता है। अब अभिलेखिक साक्ष्य के बाद अगला देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्य के अंतर्गत वो कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं
जिनसे जो है चाहमान वंश के बारे में या चौहान वंश के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो जहाँ तक साहित्यिक साक्ष्य की बात है तो उनमें पहला है जयानक भट्ट कृत पृथ्वीराज विजय। जयानक भट्ट इसका पूरा नाम है, जानते रहिएगा, भट्ट, ठीक है। जयानक भट्ट कृत पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय में जो है संयोगिता और पृथ्वीराज प्रीति की प्रेम कहानी का उल्लेख हुआ है। तो ये कहे कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पृथ्वीराज विजय में। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वीराज विजय जयानक की रचना है। अगला है जयचंद का हमीर महाकाव्य। जयचंद के हमीर महाकाव्य से भी चौहान वंश की सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में, उनकी राजनीतिक दशा के बारे में, इनकी राजनीतिक विजयों के बारे में, इन सभी के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जयचंद ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हमीर महाकाव्य। अगला है चंदबरदाई। चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। ये जो चंदबरदाई है ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि होता है। जो उसका दरबारी कवि था, इसीलिए अपने शासक के बारे में इसने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के जीवन चरित्र का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। उसकी विजयों का, उसकी हर एक छोटी छोटी गतिविधियों का हमको विशेष जानकारी कहाँ होती है? तो ये पृथ्वीराज रासो में। संयोगिता और इनके स्वयंवर के बारे में भी विशेष रूप से हमको यहीं से जानकारी प्राप्त होती है। स्वयंवर से जो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण किया, उन सभी की कहानी जो है हमें यहाँ, और बाद में मुस्लिमों के साथ उनका हुआ संघर्ष, और इसके बारे में भी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो चंदबरदाई रचित पृथ्वीराज विजय रासो में इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इनके इतिहास जानने के अन्य साक्ष्य के रूप में मुस्लिम लेखकों के विवरण देखते हैं। मुस्लिम लेखकों की जहाँ तक बात की जाए तो इसमें जो सबसे पहला मुस्लिम लेखक है जिसका नाम है अल-बरूनी। अल-बरूनी ने इनके बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है। चौहान वंशी राजाओं के बारे में इनके इतिहास संबंधी विवरण दिया है। इनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में हमको जानकारी अल-बरूनी ने ग्रंथ लिखा जब भारत में आया था। तो इसने लिखा, अल-बरूनी ने तहकीक हिंद या किताबुल हिंद इसे ही कहते हैं। इसका अर्थ होता है भारत की खोज। भारत की खोज, ठीक है। तहकीक हिंद अर्थात भारत की खोज। अगर इसका मूल नाम पूछे तो इसका मूल नाम बता सकते हैं। इसका मूल नाम था मीन ए मकाला। मीन ए मकाला, मीन ए मकाला इसका मूल नाम होता है। बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता, इसलिए लगे हाथ हमने कहा कि इसे बता दें आपको। थोड़ा सा डीप में जाएगा, अंदर जब जाएगा तब इस प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है। आप जानते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद जो अगला है उत्बी। उत्बी ये महमूद गजनवी का दरबारी कवि होता है। उत्बी इससे या इसके विवरण से भी जो है चौहान वंश के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जानते रहिएगा, उत्बी के विवरण से भी जो है चौहान वंश की राजनीतिक सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हसन निजामी। हसन निजामी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? ताजुल मासुर। हसन निजामी के ग्रंथ का नाम था ताजुल मासुर। ताजुल मासुर।
तो ताजुल मासुर में भी इसने जो है चौहान वंश के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है। और उसके बाद जो है अन्य इतिहासकारों की बात की जाए तो अन्य इतिहासकारों में है मिनहाजुद्दीन सिराज। इसका पूरा नाम है मिनहाजुद्दीन सिराज। इसने ग्रंथ लिखा तबकात नासिरी। तबकात नासिरी। तबकात नासिरी में भी चौहान वंश के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये जानते रहिएगा, ये नाम ही पूछ सकता है कि मिनहाजुद्दीन सिराज के ग्रंथ का क्या नाम था। अगर ऐसा पूछता है तो ये जानते रहिएगा, मिनहाजुद्दीन सिराज के ग्रंथ का नाम था तबकात नासिरी। तबकात नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज के ग्रंथ का नाम था। और उसके बाद फरिश्ता। फरिश्ता ये भी एक मुस्लिम इतिहासकार होता है। फरिश्ता ने लिखा तारीख फरिश्ता। तारीख फरिश्ता में इसने जो है चौहान वंश के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो ये सारे अभी तक हमने देखा इनके अभिलेखिक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य तथा कुछ ऐसे विदेशी मुस्लिम इतिहासकार हैं जिन्होंने चौहान वंश के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो ये सभी जो है इनके इतिहास जानने के वो साधन हैं या वो माध्यम है जिसके माध्यम से चौहान वंश के बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी मिलती है। इनकी विजयों के बारे में, इनकी सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में और इनके समय के जो स्ट्रक्चर जो इन्होंने निर्माण कार्य कराए उन सभी के बारे में जो है हमें जानकारी का एक प्रमुख साधन के रूप में जो है ये सारे विवरण हैं जिनसे हमको इनके बारे में पता चलता है। अब आइए देखते हैं इनका राजनैतिक इतिहास। अभी तो हमने इनके अभिलेखिक साक्ष्य देखे और साहित्यिक साक्ष्य, कुछ विदेशी विवरण देखा हमने। उसके बाद अब आइए देखते हैं इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में। जहाँ तक राजनीतिक इतिहास की बात है तो चौहान वंश के लोग अजमेर के उत्तर में साकंबरी नामक जगह होती है जहाँ पे ये लोग शासन किया करते थे। तो ये जानते रहिएगा। तो इसलिए चूंकि चौहान वंश के अन्य कई शाखाएं थी लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस शाखा रही है वो साकंबरी के चौहानों की रही है। और इसीलिए जो है ये जानना जरूरी है कि चौहान वंश में कहाँ का ये वंश है, तो साकंबरी का। ठीक है, तो साकंबरी के चौहान जो कि अजमेर के उत्तर में निवास करते थे और वहाँ पे शासन करते थे। प्रारंभिक समय की अगर बात किया जाए कि सातवाहन किसके अधीन इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया, एज ए किसके सामंत के रूप में इन्होंने अपने आप को जो है इस्टेब्लिश करके बाद में जो है एज ए स्वतंत्र शासन के रूप में इन्होंने शासन किया। तो इनको ये माना जाता है कि ये प्रतिहारों के सामंत थे। किसके सामंत थे? इन्होंने किसके अधीन होकर अपना शासन करना स्टार्ट किया? तो प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार होते हैं और उन्हीं के अधीन में इन लोगों ने अपना शासन करना स्टार्ट किया था। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के अधीन। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके एज ए सामंत के रूप में इन्होंने अपना शासन करना स्टार्ट किया। तो ये जानते रहिएगा, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के अधीन इन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया था। और जो संस्थापक शासक होता है वो कौन होता है? तो संस्थापक शासक होता है वासुदेव। वासुदेव इस वंश का संस्थापक शासक होता है। लेकिन एज ये सामंत के रूप में शासन करता था। अभी तक जो है ये स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करता। अगर ये स्वतंत्र रूप से शासन करता तो इसने कहीं न कहीं अपनी उपाधि के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को इसने दर्शाया होता। इसकी उपाधियों के बारे में हमें पता नहीं चलता, जिससे ये नहीं पता चलता कि ये स्वतंत्र शासक था। जहाँ तक बात किया जाए कि इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने अपने आप को स्वतंत्र स्थिति में लाया वो कौन सा ऐसा शासक था? तो सिंहराज नामक प्रथम शासक होता है जिसने अपने आप को स्वतंत्र स्थिति में लाया और महाराजा
धीराज की उपाधि धारण की। किसकी? तो महाराजा धीराज। तो ये जानते रहिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि चौहान वंश में पहला कौन सा शासक होता है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपका सिंहराज। कौन हो जाएगा? तो सिंहराज। सिंहराज प्रथम शासक होता है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और महाराजा धीराज की उपाधि स्वतंत्रता की सूचक होती है। ठीक है, इस बात को जानते रहिएगा। और सिंहराज के बाद इसकी अन्य गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। तो सिंहराज के बाद जो अगला शासक होता है वो होता है विग्रहराज द्वितीय। कौन होता है? तो विग्रहराज द्वितीय इस वंश का अगला शासक होता है। विग्रहराज द्वितीय के बारे में ये कहा जाता है किसने? गुजरात के चालुक्य वंशी शासक मूलराज प्रथम। गुजरात में शासन करने वाला चालुक्य वंशी राजा होता है जिसका नाम होता है मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम के ऊपर इसने आक्रमण कर दिया और मूलराज इस आक्रमण से भयभीत होकर भाग जाता है, और भागकर इसने कन्या दुर्ग में शरण लिया। कहाँ लिया था? तो कन्या दुर्ग। कन्या दुर्ग में शरण लिया, और इसके बाद ये भागकर भृगुकच्छ चला जाता है। और बाद में ये कहा जाता है, कुछ विद्वानों ने बताया कि विग्रहराज द्वितीय ने जो है मूलराज की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज प्रथम की हत्या कर दी। इसने जो है विग्रहराज द्वितीय ने जो है आशापुरी में एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, विग्रहराज द्वितीय ने जो है आशापुरी में एक मंदिर बनवाया। इसके बाद अगला शासक इस वंश का होता है दुर्लभ राज। ठीक है, दुर्लभ राज शासक बना। यह भी एक निर्बल शासक ही होता है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का निर्बल शासक होता है। इसके बाद जो है अगला शासक होता है गोविंद राज। कौन होता है? गोविंद राज। ठीक है, अगला शासक जो होता है वो होता है गोविंद राज। आइए अब देखते हैं, गोविंद राज के बारे में बात करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अगला जो शासक होता है जिसका नाम होता है गोविंद द्वितीय, जिसे वैरीधरट अर्थात शत्रुओं को नष्ट करने वाला कहा जाता है। ठीक है, वैरीधरट का अर्थ होता है शत्रुओं को मारने वाला या शत्रुओं को नष्ट करने वाला कहा जाता है। और इसके पश्चात जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है वाकपति द्वितीय। कौन होता है अगला शासक? तो वाकपति द्वितीय ये अगला शासक बना, और इसने गुहिल वंशी शासक अंबा को पराजित किया। ठीक है, गुहिल वंशी शासक अंबा को पराजित किया, और इसके बारे में जानकारी हमको पृथ्वीराज रासो से मिलती है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा कि वाकपति द्वितीय ने ही गुहिल वंशी शासक अंबा को पराजित किया था। आपसे पूछा जा सकता है। और इसका जो उत्तराधिकारी होता है वाकपति द्वितीय के बाद जो है इसकी अन्य विजयों के बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती। उसके बाद जो ये कहें कि वाकपति का जो पुत्र होता है वो हुआ वीर्याराम, जिसका उत्तराधिकारी होता है। और यह एक निर्बल शासक होता है। वीर्याराम एक निर्बल शासक होता है, और वीर्याराम के समय में ही परमार वंशी राजा भोज, जो परमार वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है, इसने चाहमान वंशी शासक वीर्याराम के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद इसे पराजित कर दिया, और पराजित करके इसकी राजधानी पर उसने अधिकार कर लिया था।
ठीक है। और उसके बाद विजयाराम के बाद जो है उसका भाई चामुंड राय शासक हुआ। चामुंड राय के बारे में ये कहा जाता है कि चामुंड राय ने परमारों को पराजित किया था। इसने अपने भाई विजयाराम की पराजय का इसने बदला लिया और परमारों को इसने पराजित किया। परमारों को पराजित करके अपनी राजधानी को इसने स्वतंत्र कराया। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा कि विजयाराम के बाद किसने अपनी राजधानी को स्वतंत्र कराया, तो चामुंड राय ने ही परमारों को पराजित करके अपनी राजधानी अजमेर को इसने स्वतंत्र कराया था। और इसी के समय में पश्चिम के तुर्कों ने आक्रमण किया था। चामुंड राय के समय में ही पश्चिम में तुर्कों के आक्रमण शुरू हो गए थे। ठीक है, और फिर चामुंड राय के बाद अगला जो शासक होता है जिसका नाम होता है दुर्लभराज द्वितीय। अगला शासक कौन होता है, तो दुर्लभराज तृतीय। ठीक है, दुर्लभराज तृतीय अगला शासक होता है। और इसने चालुक्य शासक कर्ण को हराया था। किसे, तो चालुक्य वंशी शासक कर्ण को इसने हराकर उसके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो राजशेखर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था प्रबंध कोश। इससे इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसके बाद जो है इसकी अन्य विजयों के बारे में हमें जानकारी का अभाव है। दुर्लभराज तृतीय के बाद अगला जो शासक होता है वो होता है विग्रहराज तृतीय। अभी इनके बारे में विशेष जानकारी हमको नहीं प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो क्रम से चल रहे हैं, एक भी शासक को छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो विग्रहराज तृतीय शासक बना और इसके समय परमारों से इसने अपनी मित्रता स्थापित कर ली। अभी तक हमने देखा कि परमारों के साथ जो चौहान वंश की एक शत्रुता की श्रृंखला चली आ रही थी, उस श्रृंखला पर विग्रहराज तृतीय ने विराम लगा दिया। और इसने अब क्या किया कि परमारों के साथ इसके जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार थे, इसने शत्रुतापूर्ण व्यवहार को मित्रता के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब इसने जो है उनके साथ मित्रता स्थापित करी, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना स्टार्ट किया। और परमार वंशी कन्या राजदेवी, अर्थात इसने अपना वैवाहिक संबंध जो है राजदेवी जो परमार वंश की कन्या थी उनके साथ इन्होंने अपना वैवाहिक संबंध बनाया। और जिससे दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं वो मधुर संबंध बन जाते हैं। अभी तक जो कटुतापूर्ण संबंध थे वो मधुरता में बदल जाते हैं। और इसके बाद जो अगला शासक होता है वो होता है पृथ्वीराज प्रथम। अगला शासक कौन बना, तो अगला शासक बनता है पृथ्वीराज प्रथम। इस वंश का अगला शासक बना, जिसके बारे में कहा जाता है इसकी कुछ सम्मान परक उपाधियां थी, जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस चौहान वंशी शासक की उपाधि परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, इतनी बड़ी सम्मान परक उपाधियां किसने धारण करी, तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम ने ये सम्मान परक उपाधियां धारण की थी। और पृथ्वीराज प्रथम ने चालुक्यों को पराजित किया था। ठीक है, इसने चालुक्यों को पराजित किया। और राजशेखर ने अपने ग्रंथ प्रबंध कोश में कहा कि इसने तुर्कों को भी पराजित किया था। अर्थात तुर्कों की विजय का श्रेय राजशेखर ने किसे दिया है, तो पृथ्वीराज प्रथम को राजशेखर ने अपने ग्रंथ प्रबंध कोश में जो है तुर्कों की विजय का श्रेय जो है पृथ्वीराज प्रथम को देते हैं। ठीक है, ये जानते रहिएगा। और इसके बाद जो अगला शासक होता है जिसका नाम होता है अजयराज। कौन होता है, तो अजयराज अगला शासक बना। और इसने मालवा के शासक को पराजित किया।
मालवा को शासक को इसने जब पराजित किया उसके बाद इसने अपनी राजधानी किससे बनाई, तो अजमेर में इसने अपनी राजधानी बनाई। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है राजधानी अजमेर में बनाई थी, तो आप बता सकते हो कि अजय राज ने जो है राजधानी अजमेर में बसाई। और अजय राज एक महान निर्माता शासक सिद्ध हुआ। और जहाँ तक इसके निर्माण कार्य की बात है तो इसने अजमेर नगर की स्थापना करी। ठीक है, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी, अगर ये पूछा जाए तो अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने की थी। ठीक है, अजय राज के बाद इस वंश का अगला जो शक्तिशाली शासक होता है तो वो होता है अरुणोराज। अरुणोराज इस वंश का एक शक्तिशाली शासक होता है। ठीक है, तो अरुणोराज के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, जो कि एक शक्तिशाली शासक चौहान वंश का होता है।